अभी 2-4 दिनों पहले जब बैंकिंग सेक्टर के क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसके बाद से मेरे चैनल पे पूछा गया सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि क्या अब एचडीएफसी बैंक ख़त्म हो गया है? क्या एचडीएफसी बैंक बेचकर आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेना चाहिए? और इसकी वजह भी साफ है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर शानदार तिमाही रिजल्ट्स दिए हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक के नतीजे ठीक होने के बावजूद बाजार को ज़्यादा पसंद नहीं आए। स्टॉक्स गिरा, ब्रोकरेजेस की पहली पसंद आईसीआईसीआई बन गया और पहली बार इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि शायद बैंकिंग का किंग बदल चुका है। और यही इशू हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। अब क्या सिर्फ एक दो क्वार्टर्स देखकर 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही होगा? आज का वीडियो किसी एक स्टॉक को प्रमोट करने के लिए नहीं है, पहले क्लियर कर दूं। आज हम नंबर्स के पीछे की कहानी समझेंगे और वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक्स हों तो मुझे करना क्या चाहिए। अब मैं क्या करता, पहले देखते हैं रिजल्ट कार्ड। अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो इस क्वार्टर का विनर साफ दिखाई देता है। आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 16% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, लोन ग्रोथ में लगभग 20% रहा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर 4.36% हो गया, एसेट क्वालिटी और मजबूत हुई, आरओए करीब 2.5% तक पहुंच गया। मतलब ग्रोथ भी, प्रॉफिटेबिलिटी भी और रिस्क कंट्रोल भी। अब एचडीएफसी बैंक को देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 5%, लोन ग्रोथ लगभग 15% और एनआईएम लगभग 3.26% पे रहा, जो मर्जर से पहले की तुलना में काफ़ी नीचे है। और यही वजह रही कि रिजल्ट ठीक होने के बावजूद मार्केट एक्साइटेड नहीं हुआ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से। अगर सिर्फ इस क्वार्टर को देखें तो विनर आईसीआईसीआई बैंक है अनडाउटेडली, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ आज का क्वार्टर नहीं देखता, वो अगले 5 साल देखता है और यहीं से कहानी बदलती है। आखिर एचडीएफसी बैंक पीछे क्यों दिख रहा है? कई लोगों को लगता है कि एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट कमज़ोर हो गई है, लेकिन असली कारण कुछ और है। याद कीजिए, 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग मर्जर के साथ एचडीएफसी बैंक के ऊपर एचडीएफसी लिमिटेड की बड़ी बोरोइंग्स भी आ गई थी और यही बोरोइंग्स आज प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर डाल रही है। पहले एचडीएफसी बैंक की फंडिंग बेहद सस्ती थी, अब उसे महंगे बोरोइंग कॉस्ट भी उठाने पड़ रहे हैं और यही कारण है कि एनआईएम नीचे है, आरओए नीचे है, आरओई नीचे है, मार्केट परेशान है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ फंड्स का खेल समझिए। मार्केट जिस चीज़ को पनिश कर रहा है उसी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छिपी हो सकती है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ की उच्च लागत वाली बोरोइंग्स मैच्योर होंगी। उनकी जगह कम लागत वाले रिटेल डिपॉजिट्स आएंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड्स में 40 से 50 बेसिस पॉइंट तक की सुधार की उम्मीद है। यानी आज की सबसे बड़ी कमजोरी कल सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी बन सकता है। कासा रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बैंकिंग में सबसे सस्ता पैसा कहाँ से आता है? सेविंग अकाउंट से, करेंट अकाउंट से। यानी आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशियो काफ़ी मजबूत है। एचडीएफसी का कासा मर्जर के बाद प्रेशर में आया, लेकिन एचडीएफसी की लगभग 40% ब्रांचेज 5 साल से भी नई हैं। नई ब्रांचेस को कासा बिल्ड करने में समय लगता है। अगर आने वाले वर्षों में कासा बढ़ता है तो फंडिंग कॉस्ट घटेगी, मार्जिन्स सुधरेंगे।
अब क्या आईसीआईसीआई बैंक अब नया एचडीएफसी बैंक बन गया है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, लोग पूछते हैं। कुछ साल पहले एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। आज वही पोजीशन आईसीआईसीआई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूशन शानदार, टेक्नोलॉजी मजबूत, रिटेल फ्रेंचाइजी मजबूत, क्रेडिट क्रॉस कंट्रोल में है, मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी शानदार। यही कारण है कि अधिकांश एनालिस्ट फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक को अपनी टॉप पिक मान रहे हैं। लेकिन एक निवेशक कहाँ गलती करता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप भी शुरू होता है। जब कोई कंपनी लगातार अच्छा करती है तो इन्वेस्टर्स उसे प्रीमियम वैल्यूएशन देने लगता है, और जब कोई कंपनी टेम्पररी फेज से गुजर रही होती है तो उसे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, ग्रेट कंपनीज हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं, और टेम्पररी वीक कंपनी हमेशा खराब भी नहीं होती हैं। वैल्यूएशन की बात समझिए। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर बैंक है, सवाल ये है कि किस प्राइस पे कौन बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अगर आईसीआईसीआई लगातार प्रीमियम पर ट्रेड करता रहेगा और एचडीएफसी बैंक डिस्काउंट पर, तो अगले 5 वर्षों में रिटर्न्स का अंतर उतना बड़ा नहीं भी हो सकता है। कई ब्रोकरेजेस का मानना है कि एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन डिस्काउंट समय के साथ कम हो सकती है यदि मार्जिन रिकवरी और एग्जीक्यूशन की उम्मीद अनुसार, मतलब जितनी उम्मीद है उसी हिसाब से ये चीज़ रही। सबसे बड़ा रिस्क क्या है आईसीआईसीआई बैंक का? रिस्क हाई एक्सपेक्टेशंस। मार्केट उसे लगातार परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहता है आईसीआईसीआई। अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हुई आईसीआईसीआई की तो उसके स्टॉक प्राइस पे असर दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक का रिस्क मार्जिन रिकवरी में अगर डिले आता है, डिपॉजिट ग्रोथ में कम होती है, एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ता है, तो नेचुरली एचडीएफसी के शेयर इसी तरह स्टैग्नेंट या डिक्लाइन हो सकते हैं। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक पहले से है तो क्या करें? और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आपने एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था और पिछले कुछ सालों से कुछ हो नहीं रहा है उसमें, क्या आपने उसे, खुद से पूछिए, क्या आपने उसे इसलिए खरीदा था कि अगले क्वार्टर में या 1-2 साल में प्रॉफिट 5% आएगा या 15% आएगा, या इसलिए खरीदा था कि 10 साल भारत की बैंकिंग ग्रोथ में आप हिस्सा लेंगे? अगर आपका जवाब सेकंड ऑप्शन है तो सिर्फ कुछ क्वार्टर या 1-2 साल देख कर एग्जिट करना मेरे हिसाब से शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अगर आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो आपको भारत के बैंकिंग सेक्टर में, मेरे सामने 2 विकल्प रखे जाएं तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे बाइनरी डिसीजन नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सेल वन एंड बाय अनदर वाला अप्रोच नहीं बनाऊंगा, मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच अपनाऊंगा। अगर किसी के पास बैंकिंग एक्सपोजर कम है तो आईसीआईसीआई बैंक आज बेहतर मोमेंटम और एग्जीक्यूशन स्टोरी देता है, लेकिन अगर किसी के पास एचडीएफसी बैंक पहले से है तो सिर्फ पैनिक में बेचने का कारण मुझे अभी भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मार्केट अक्सर रिकवरी शुरू होने के बाद ही उसे पहचानता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि क्या एचडीएफसी बैंक का बेचकर आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेना चाहिए? मेरा आंसर है अधिकांश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं। अगर आपका होराइजन 10 से 15 साल का है तो एचडीएफसी बैंक की मौजूदा चुनौतियां स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि काफ़ी हद तक मर्जर इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई हैं। दूसरी ओर आईसीआई बैंक इस समय ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के आधार पर भारत का सबसे मजबूत प्राइवेट बैंक दिखाई देता है। इसलिए अगर मेरे पास कैश है तो आईसीआईसीआई बैंक में नई इन्वेस्टमेंट पे मैं विचार कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक बेचना मुझे अभी जल्दबाजी वाला निर्णय लगता है। अगले 2-3 साल में यदि एचडीएफसी बैंक मार्जिन रिकवरी करता है, कॉस्ट ऑफ फंड में गिरावट आती है या कासा में सुधार को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है, तो दोनों बैंकों के बीच अंतर काफ़ी कम हो सकता है। हालांकि यदि ये इम्प्रूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो हुआ तो आईसीआईसीआई अपनी बढ़त बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमाई अक्सर वहीं होती है जहां मार्केट आज निराश बैठा होता है,
लेकिन हर गिरा हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, हर तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक हमेशा महंगा नहीं होता है। एक सफल इन्वेस्टर का काम है नैरेटिव नहीं, नंबर्स और वैल्यूएशंस दोनों को समझना। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन रहेगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक या दोनों। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।